अपनी बात समाप्त करके अमृत चुप हो चुकी थी, लेकिन अधीश सोच में पड़ गया था। अमृत की बात ठीक थी। पुरोहित परिवार अंततः एक मांत्रिक परिवार के रूप में विकसित हो सकता था, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव था? एक ओर परिवार की चिंता थी, तो दूसरी ओर अपने गुरु की। अधीश अपने परिवार पर ध्यान देगा या अपने कर्तव्य पर? क्या होगा अधीश का फैसला? पुरोहित परिवार को मांत्रिक परिवार बनाने के लिए मांत्रिक क्षमता वाले कई लोगों की आवश्यकता होगी। अधीश के दोनों ही बच्चों में ऐसे गुण नहीं थे, लेकिन देवयानी के बेटे दिव्यांक में मांत्रिक क्षमता थी। फिर भी दिव्यांक देवयानी का बेटा था, अधीश का नहीं, और शायद इसलिए भी अमृत और भी अधिक चिंतित हो गई थी। कुछ देर विचार करने के बाद अधीश मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा अमृत। इस बार मैं स्वयं पारिवारिक मामलों को संभाल लूंगा। मैं सारी व्यवस्था देख लूंगा। अधीश जानता था कि अमृत अब भी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन महल में जब वो नहीं था, उस दौरान अमृत और माधवी ने कड़ी मेहनत की थी। यदि वे वास्तव में मांत्रिक क्षमता वाले बच्चे चाहती थी, तो ये स्वाभाविक रूप से बेहतर ही था, और अधीश को भी उसका सुझाव ठीक लगा था। अमृत ने स्वीकार में सिर हिलाया। उसकी नजरें खिड़की के बाहर अंधेरी रात में आकाश को देख रही थीं। बरसों से उसके दिल में जो जज्बात दबे हुए थे, वो अचानक ही बाहर आ गए। वो बोली, अधीश, मुझे घर की याद आ रही है। क्या हम जौहरगढ़ नहीं जा सकते हैं? जौहरगढ़? नाम सुनकर ही अधीश को यूं लगा जैसे वो अपने पुराने घर लौट आया हो। बहुत सारे लोग थे जिन्हें अधीश अब भी याद करता था। अधीश बोला, हम जरूर जाएंगे। उसके स्वर में दृढ़ता थी। अमृत जौहरगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी थी। हो सकता है कि उसके लिए जौहरगढ़ को भूलना मुश्किल हो, लेकिन एक विलुप्त साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में वो शक्तिहीन थी। अमृत बोली, शायद यही वापस जाने का मौका है। कुछ समय पहले मैंने सामंत रणधीर को यह कहते हुए सुना है कि जौहरगढ़ की सीमा कुछ अस्थिर लग रही है। अवंती पर के मठ ने खुद को स्थापित करने के बाद सीमा पर अशांति फैलाना शुरू कर दिया। इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि जल्द ही एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अधीश को यकीन नहीं हुआ कि वो क्या सुन रहा है। उसके मुंह से निकला, धर्मयुद्ध? क्या वास्तव में वहां के निवासी ऐसा कुछ चाहते हैं? अमृत बोली, अब तक तो ये सिर्फ एक अफवाह है, पर मैं इसके बारे में और जानने का प्रयास कर सकती हूं। अधीश सोचने लगा, यदि ये वास्तव में इस धर्मयुद्ध की शुरुआत हुई, तो उसे चिंता थी कि जौहरगढ़ के पूरे साम्राज्य का परिदृश्य बदल जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में मांत्रिक भी शामिल होंगे। अमृत ने अधीश को अपनी चिंताएं सौंप दी थी और अब उसका मन कुछ शांत था। कुछ ही देर में वो सो गई। अमृत बेहद मजबूत तो अवश्य थी, परंतु थी वो एक साधारण महिला ही, और अधीश में उसका विश्वास हमेशा से ही था। अगले दिन अधीश ने आचार्य कश्यप से मिलने का फैसला किया। अभी प्रकाश नगर आए हुए उसे एक ही दिन हुआ था, लेकिन आचार्य के बारे में कोई खबर उसे नहीं मिली थी। सुबह होते ही वो उनके महल की ओर चल पड़ा। आचार्य कश्यप? अधीश ने उनके कमरे के बाहर से पुकारा। आचार्य कश्यप ने कहा, अधीश बेटे, भीतर आ जाओ। अधीश कई महीनों बाद उन्हें देख रहा था। तरंगम में जब आखिरी बार उसकी मुलाकात आचार्य से हुई थी, तब के मुकाबले वे बहुत बूढ़े और कमजोर लग रहे थे। अधीश ने उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। आचार्य ने आगे कहा, मुझे माफ करना अधीश, तुमने अपने परिवार की जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन मैं उन शक्तिशाली मांत्रिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। अधीश मुस्कुराया और बोला, ऐसा मत कहिए आचार्य, मैं जानता हूं कि आप कमजोर महसूस करने लगे हैं और आपके मंत्र भी शायद और अधिक अस्थिर हो गए हैं, लेकिन मैं यहां एक सलाह लेने आपके पास आया हूं। आचार्य ने पूछा, कैसी सलाह बेटे? अधीश ने कहा, आचार्य, इस बार मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ पुरोहित परिवार में शामिल होंगे। मैंने सोचा है कि अब मेरे परिवार में एक से अधिक मांत्रिक हों, और आप तो पहले ही हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। आचार्य ने कहा, क्या तुम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो? अधीश बोला, आचार्य, क्या पुरोहित परिवार के पास अभी भी कोई विकल्प है? एक मांत्रिक परिवार ये एकमात्र तरीका है, अन्यथा पुरोहित परिवार की स्थिति और भी अनिश्चित हो जाएगी। जहां तक उन धमकियों की बात है,
चूंकि मैं इस बार वापस आ गया हूं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे हमेशा के लिए उन्हें सुलझाना होगा। एक लंबे विराम के बाद आचार्य ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि इसे भूल जाना ही ठीक है। मैं पहले से ही मर रहा हूं, इसलिए मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। मंदार में तुमने जो सीखा है वो मेरे ज्ञान से 100 गुना से भी अधिक है। अगर मैं पुरोहित परिवार में शामिल हो जाऊं तो भी उपयोगी नहीं रहूंगा। मैं वास्तव में चुपचाप अतीत की याद करने का आनंद लेता हूं और उसमें ही खुश हूं। अधीश ने सिर हिलाया। ये बूढ़ा व्यक्ति अब खुश था। वो अब मांत्रिक नहीं था, वो बस अपना शेष जीवन चुपचाप जीना चाहता था। अधीश जैसे ही अपने घर वापस आया, मांत्रिक बम्मन रहस्यमय तरीके से अधीश के पास पहुंच गया। अधीश के कुछ कहने से पहले ही बम्मन बोला, महाशय, सर्पदेव ने 8वें राजकुमार को एक संदेश भेजा है। 8वें राजकुमार की प्रतिक्रिया महल तक पहुंचने से पहले ही आ जाएगी। मांत्रिक बम्मन सर्पदेव की हर हरकत पर करीब से नजर रखे हुए था। अधीश ने आकाश की ओर देखते हुए लापरवाही से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, अब हमारी बारी है। पुरोहित परिवार के मामलों को केवल हम ही संभाल सकते हैं। साथ ही इस बार 8वें राजकुमार को कुछ उपहार भी देना होगा। सर्पदेव को सूचित कर दीजिए कि हम जाने के लिए तैयार हैं। उधर सर्पदेव की झोपड़ी में दोनों बूढ़े मांत्रिक जल्दी से भीतर पहुंचे और अधीश का संदेश सुनाया। सर्पदेव, अधीश ने अपना पहला निशाना चुन लिया है। वो सबसे पहले तारागढ़ जाने की तैयारी कर रहा है। सर्पदेव बुदबुदाया, ओह ऐसा क्या? वहां का राजा कुछ दिनों से बहुत संदेहजनक हरकतें कर रहा है। खास तौर पर उस मांत्रिक प्रदीप को शरण देकर उसने अच्छा नहीं किया। शायद वो दुर्जय मांत्रिकों की एक सेना ही इकट्ठी करना चाहता है। मांत्रिक प्रदीप ने तो संकेत चिन्हों के बारे में कोई नई खोज भी नहीं की है। एक ठहराव के बाद सर्पदेव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और दोनों बूढ़े मांत्रिकों को चेतावनी दी, यदि अधीश किसी भी खतरे में नहीं है तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए ना आप? हम केवल अधीश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, और यदि तारागढ़ और मांत्रिक प्रदीप अधीश को मारना चाहते हैं तो आपको उसे बचाना होगा और उसे हर कीमत पर वापस लाना होगा। महामहिम 8वें राजकुमार ने भी यही अनुरोध किया था। यदि आप दोनों कदम उठाते हैं तो तारागढ़ के मांत्रिक प्रदीप आपके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कोई घुमंतु मांत्रिक 8वें राजकुमार की शक्ति के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि सर्पदेव उनसे क्या कहना चाह रहा है। उनका एकमात्र काम अधीश की देखभाल करना था, चाहे वो कितनी भी परेशानी क्यों न उठा ले, जब तक कि वे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। एक बोला, सर्पदेव, आप निश्चिंत रहें। यह अधीश सोचता है कि वो शानदार अभिनय कर सकता है क्योंकि वो मंदार का विलक्षण छात्र है। सर्पदेव बोला, ठीक है, फिर जाओ। किसी भी समय मुझे वापस आकर जानकारी दीजिए। मुझे विश्वास है कि वो समय दूर नहीं जब महामहिम 8वें राजकुमार की खबर हम तक पहुंचेगी। फिर हम जितनी जल्दी हो सके जौहरगढ़ में वापस अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। अपने हाथ की एक लहर के साथ सर्पदेव ने दोनों को जाने का इशारा किया। उसके बाद उसने अपना सिर नीचे किया और वापस मेज पर रखे कागज को देखने लगा। विशाल सड़क पर 4 आकृतियां इत्मीनान से चल रही थीं। हालांकि अगर कोई करीब से देखता है तो वो पाता है कि ये समूह बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में उनके शरीर के चारों ओर हवा के तत्व थे। वे शक्तिशाली मांत्रिक थे जिन्होंने अपनी यात्रा को तेज करने के लिए खुद को मंत्रों में ढक लिया था। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य 2 मांत्रिक थे जो पीछे पीछे चल रहे थे। वो दोनों ही सिर से पैर तक चमकीले रंग के चोगे में ढके हुए थे। बदसूरत महिला मांत्रिक ने सामने 2 आकृतियों को देखा और अपने साथी से बोली, क्या ये सच में तारागढ़ जा रहे हैं? यात्रियों के समूह में सर्पदेव द्वारा भेजे गए 2 बदसूरत मांत्रिकों के साथ अधीश और मांत्रिक बम्मन शामिल थे, जो गवाह के रूप में काम कर रहे थे। बहरहाल 2 उपसमूह, चाहे वो अधीश और मांत्रिक बम्मन हो या 2 बदसूरत मांत्रिक, पूरी यात्रा के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मांत्रिक बम्मन जो आगे चल रहा था, समय समय पर उसके पीछे 2 बदसूरत मांत्रिकों पर अपनी दिमागी शक्ति इस्तेमाल कर रहा था। मांत्रिक बम्मन की दिमागी शक्ति एक महान मांत्रिक के बराबर थी,
और वो दो बदसूरत मांत्रिकों को यह समझने से रोकने में सक्षम था कि वो क्या कर रहा था। महाशय, ऐसा लगता है कि हमारे पीछे चल रहे दोनों मांत्रिक आपकी सुरक्षा के बारे में काफी चिंतित हैं। सर्पदेव ने उन्हें आदेश दिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, उन्हें तब तक आपकी मदद करनी है जब तक आप खतरे में नहीं हैं। हालांकि एक बार जब आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है तो वे हर कीमत पर आपकी रक्षा करेंगे। मांत्रिक बम्मन अधीश को हर बात बताने के लिए मजबूर था, भले ही उसे लगा कि ये लोग उल्लेख के लायक नहीं थे और वे अधीश को कम आंक रहे थे। हालांकि वो जानता था कि भले ही अधीश उच्च श्रेणी का मांत्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीसरे और चौथे स्तर के मांत्रिक अब तक उसके सामने कुछ भी नहीं थे। कोई भी मांत्रिक जो अधीश को चोट पहुंचाना चाहता था, उसे कम से कम 5वें स्तर का मांत्रिक होना चाहिए। इसके अलावा बम्मन को भी नहीं पता था कि अधीश की शक्तियों की वास्तविक सीमा क्या थी। संक्षेप में, मांत्रिक बम्मन के दृष्टिकोण से अधीश वास्तव में एक रहस्य था। जो उसके लिए मायने रखता है वो गुरु सूर्यभान है। अधीश के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। 8वें राजकुमार ने गुरु सूर्यभान तक पहुंचने के लिए वास्तव में सभी पड़ावों को पार कर लिया था और अधीश पर इतना समय खर्च भी किया था। बेशक ये व्यापक रूप से अफवाह थी कि अधीश गुरु सूर्यभान का बेशकीमती शिष्य था, फिर भी 8वें राजकुमार को इतनी दूर जाने के लिए एकमात्र अफवाह भी काफी थी। यह इस बात का संकेत भी था कि 8वां राजकुमार गुरु सूर्यभान पर जीत हासिल करने के लिए कितना उत्सुक था। अधीश अचानक ही रुक गया और उसने आसमान की ओर देखा। कुछ कौवे हवा में चक्कर लगाते हुए चमकीले आकाश में दिखाई दे रहे थे। कौवे इस तरह मंडराना दुर्भाग्य की बात है, बम्मन ने अधीश की ओर देखकर कहा। लेकिन अधीश ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बूढ़े मांत्रिक ने भी हवा में 2 कौवों को नाराजगी से देखा। सामान्य तौर पर ऊपर कौवों का चक्कर लगाना आने वाली चीजों के अपशगुन का संकेत देता है। सन आग का एक गोला तेजी से आकाश में पहुंचा और कौवों को निगल गया। पलक झपकते ही दोनों कौवे राख में बदल गए। अधीश ने लापरवाही से एक हाथ उठाया। उसकी निगाह पहले से ही दूरी में विशाल सफेद प्राचीर पर थी। वो बुदबुदाया, तारागढ़। अधीश का पहला लक्ष्य तारागढ़ था। जैसे ही उसने कौवों के बारे में सोचा, अधीश के चेहरे पर गंभीर भाव दिखाई देने लगे। वो शायद उस खतरे के बारे में सोच रहा था जिसका सामना करने वो तारागढ़ की ओर जा रहा था। अधीश ने धीमी आवाज में कहा, चलो हम सीधे अंदर जाएंगे। फिर उसने कुछ सोचा और पीछा कर रहे दोनों मांत्रिकों की ओर मुड़ गया। यदि आप लोग बराबर की गति नहीं रख सकते तो आप बाद में तारागढ़ पहुंच सकते हैं। अधीश के बोलने के बाद दोनों मांत्रिक चकित लग रहे थे, जैसे वो समझ नहीं पा रहे हों कि अधीश का क्या मतलब है। ठीक उसी समय अधीश और मांत्रिक बम्मन के शरीर अचानक धीरे धीरे हवा में उठे। उनके शरीर तेज हवा के तत्वों में घिरे हुए थे। वे तुरंत तारागढ़ की ओर उड़ चले। दोनों बूढ़े मांत्रिक ठगे से देखते ही रह गए और अधीश उनकी नजरों से ओझल हो गया। अधीश एक नए नगर में प्रवेश कर चुका था, एक नए उद्देश्य के साथ। क्या वो इस लड़ाई में कामयाब होगा जो उसकी खुद की भी नहीं थी? कौन था यह 8वां राजकुमार और कब उसकी असली पहचान सामने आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।